गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज हम लोग अपना जो लेक्चर है वो कंटिन्यू करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स में। सो लास्ट टाइम जहाँ पे स्टॉप किया था वहाँ से करेंगे। आज मैं एक्चुअली ज़्यादा नए टॉपिक्स नहीं पढ़ाने वाला हूँ। थोड़े कुछ टॉपिक्स हम लोगों को आगे वाले चैप्टर्स पढ़ने के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बिकॉज वो अगर आपको समझेगा तो आगे वाले चैप्टर्स जो है वो बहुत इजीली समझेंगे। अभी जो दो तीन टॉपिक्स हम लोग आज पढ़ेंगे, थोड़ा आराम से करेंगे आज का लेक्चर में, क्योंकि आगे के टॉपिक्स थोड़े डिफ़िकल्ट होंगे अगर आज का टॉपिक नहीं समझेगा तो। सो इसके लिए हम लोग आज का टॉपिक को एकदम स्मूथली डील करेंगे। ध्यान से देखना, और घाई नहीं है। कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। सो मैं एक बार वो टॉपिक्स स्टार्ट करके आपको वापस कंटिन्यू करता हूँ। आज के टॉपिक्स का एक हैंडी नोट्स आपके पास होना चाहिए आगे वाले टॉपिक्स के लिए, बिकॉज वो थोड़ा आपको अभी जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उसके बेस के ऊपर है। सो इट्स बेटर टू कीप दोज नोट्स हैंडी विथ यू। सो आगे के पॉइंट्स आपको इजी पड़ जाएंगे, ओके। जो टॉपिक अभी हम लोग पढ़ने वाला है वो है सैम्पलिंग। मतलब लास्ट टाइम हम लोगों ने डिजिटल टू डिजिटल जो कंसेप्ट्स पढ़े थे, डिजिटल टू डिजिटल कम्युनिकेशन वाला पॉइंट जो पढ़ा था, या डिजिटल सिग्नल्स टू डिजिटल डेटा, वो जो पैटर्न हम लोगों ने पढ़ा था, इनकोडर डिकोडर कैसे यूज़ करते हैं, और बाकी के हम लोगों ने रिटर्न टू ज़ीरो, नॉन रिटर्न टू ज़ीरो टाइप के मल्टीपल टेक्निक्स पढ़े थे। मैंने आपके पास वो नोट्स बताया था, आपको वो नोट डाउन करना था। उसके आगे अब नेक्स्ट जो टॉपिक चालू होता है ना, वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन वाला होता है। एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल्स कन्वर्जन होता है। और ये जो पैटर्न होता है जहाँ पे एक एनालॉग सिग्नल को हम लोग डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, इट मीन्स कि हम लोग उसके ऊपर बेसिकली एक सैम्पलिंग पैटर्न अप्लाई करते हैं। तो एक एनालॉग टू डिजिटल कंसेप्ट समझने के लिए सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि सैम्पलिंग थियरम कैसे वर्क करता है। तो वही आज हम लोग समझने वाले हैं। कोई कोई हम लोगों को जल्दी नहीं है, बहुत आराम से हम लोग समझेंगे थियरम क्या होता है, किसका। तो आप जैसे ही लेक्चर में एंटर होते हो ना, अपना माइक ऑफ किया अनिकेत, और रिमूव दोज पीपल। हाँ, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपके पास सैम्पलिंग थियरम है एंड मेथड्स है। सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स। आइडल सैम्पलिंग होता है, नेचुरल सैम्पलिंग होता है, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग होता है। और देन जब ये सैम्पल्स आई मीन ये सिग्नल्स जब रिसीवर एंड पे जाएंगे तो हम लोग उनको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं ओरिजिनल डेटा फैच करने के लिए, समझते हैं। फर्स्ट अगर आप देखेंगे आपको क्या बोला है, जो भी हम लोग सिग्नल्स वो यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ सिग्नल्स जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अगर हम लोग कुछ बात कर रहे हैं तो मैं जो बोल रहा हूँ इसके लिए एक एनालॉग सिग्नल जनरेट हो रहा है। अगर हम लोग वेदर फ्रीक्वेंसी देखते हैं, बाहर हवा अगर चल रहा है तो वो फ्रीक्वेंसी, या हम लोग रेडियो सुन रहे हैं, या हम लोग टीवी देख रहे हैं, तो आपके पास जो सेट टॉप बॉक्स है या एक डिश टीवी जो बाहर डिश लगा हुआ है वो भी एनालॉग टाइप के सिग्नल्स रिसीव करता है बेसिकली। तो हर एक साइड पे अगर आप देखेंगे तो वो जो साइन वेव टाइप जो सिग्नल्स होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, वो ही रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिजिटल सिग्नल possesses many advantage in comparison to analog system such they are immune to noise। ये इंपॉर्टेंट है। डिजिटल सिस्टम मतलब डिजिटल डेटा जो है इसमें हम लोग बहुत इजीली नॉइस को रिड्यूस कर सकते हैं या नॉइस को अलग कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग के पास अलग टेक्निक्स भी है जो आगे हम लोग देखेंगे। बट ये टॉपिक के आगे वो आएंगे जहाँ पे हम लोग नॉइज रिमूवल मैकेनिज्म कितना इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो डिजिटल सिग्नल जितना एनालॉग सिग्नल्स जो नॉइज को हैंडल नहीं कर सकता, उससे बेटर इम्यूनिटी या उससे बेटर स्ट्रेंथ जो है हम लोग को डिजिटल सिस्टम में मिलता है। सो वही आपको यहाँ पे बताया हुआ है। सो अगर देखेंगे डिजिटल सिस्टम possess many advantage to analog system comparison to analog, they are immune to noise। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग अगर कोई कम्युनिकेशन अगर करते हैं तो वहाँ पे तकलीफ यहाँ से ही स्टार्ट होता है
कि आपका जो मेन जो आपका व्हाट वी से मेन जो आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं नॉइज या अनवांटेड डेटा साथ में अटैच होता है एंड दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। रिसीवर एंड पे हम लोग उसको फेच करके प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कि क्या बोल रहा है यूजर। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कैन बी स्टोर्ड प्रोसेस्ड विथ मोर एफिशिएंट एल्गोरिदम्स, सिक्योर, मोर रोबस्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब कम टाइम में विथ लेस मैकेनिज्म, कम तकलीफ से हम लोग के पास उसके बहुत ज़्यादा अच्छे एल्गोरिदम्स भी अवेलेबल है जहाँ पे मैं ये जो डिजिटल डेटा मुझे रिसीव हो रहा है उसको बहुत एफिशिएंटली, बहुत इजीली मैं उसको डिकोड कर सकता हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मोस्ट इफेक्टिव सिग्नल प्रोसेसर्स आर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर विच नीड्स डिजिटल इंफॉर्मेशन। बराबर है, मतलब हम लोग बेसिकली एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट क्यों करेंगे, उसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दिस इज इम्यून टू नॉइस। बराबर है, और इसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। एनालॉग सिग्नल्स को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में अगर सिग्नल्स या डेटा स्टोर करना है तो वो डेटा आपके फॉर्म आपके कंप्यूटर या मोबाइल में आएगा, वो आएगा इन फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। बराबर है, और या डिजिटल डेटा। तो मतलब अगर एनालॉग सिग्नल है तो सबसे पहले तो आपको उसको कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज एनालॉग सिग्नल को आप डायरेक्टली अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में सेव नहीं कर सकते। उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिजिटल में, और वो डिजिटल सिग्नल्स देन डिजिटल डेटा में कन्वर्ट होंगे और वो सेव होंगे। सो इन शॉर्ट डिजिटल डेटा सेव होना चाहिए, और डिजिटल डेटा सेव होने के लिए आपके पास डिजिटल सिग्नल होने चाहिए। तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एनालॉग सिग्नल नॉइज बहुत ज़्यादा कैरी करता है, डिजिटल सिग्नल नॉइज काफ़ी लेवल तक इम्यून कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। जब अगर हम लोग को स्टोर करना है तो भी ये लगेगा। डिजिटल सिग्नल्स स्टोर करने के लिए हम लोग के पास बहुत सारे एफिशिएंट एल्गोरिदम है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डायरेक्ट डील करते हैं या उसके साथ काम करता है। सो हम लोग के पास जो भी प्रोसेसर्स है कंप्यूटर में, जो भी प्रोसेसर्स है वो डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करते हैं। बराबर है, वो डिजिटल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं, वो एनालॉग सिग्नल या एनालॉग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर रहे। तो इसके लिए हम लोग के पास ये कंपल्शन है कि आपको एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो अगर मैं कुछ बात कर रहा हूँ, ये मैंने जो बेसिकली यहाँ पे अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये एनालॉग सिग्नल्स है। अब ये एनालॉग सिग्नल्स में बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज ऐड होते रहेगा मेरे आवाज़ के साथ में। तो ये एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए मेरे कंप्यूटर में एक स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम नहीं है। वो एल्गोरिदम जो है वो डिजिटल सिग्नल्स को, डिजिटल डेटा को प्रोसेस करने के लिए, तो मेरा कंप्यूटर के पास भी एक बेसिकली एक मॉड्यूलेशन टेक्निक रहेगा जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क के स्टार्टिंग के लेक्चर्स में पढ़ा था मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग। तो यहाँ पे हम लोग वही सेम काम करने वाले हैं, लेकिन अब एग्जैक्टली हम लोग डिटेल में देखेंगे कि जब अगर मुझे कोई एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में अगर कन्वर्ट करना है तो एक स्टैंडर्ड पैटर्न, मतलब टेक्निकली, लॉजिकली वो काम कैसे करता है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नेक्स्ट हम लोग को क्या बोला है, हेंस देयर अराइजेज अ नीड टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। बराबर है, ये वर्ड याद रखना है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। मतलब कोई यहाँ पे जो हम लोग सैम्पल्स बनाएंगे कोई एक डिजिटल सिग्नल का, वो अलग अलग रहेगा एज पर आर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। तो प्रॉपरली वो डिजिटल सिग्नल्स कन्वर्ट करने के लिए, सो दैट हम लोग का प्रोसेसर वो डिजिटल सिग्नल्स को इजीली हैंडल कर सके, हम लोग उसको एक डिस्क्रीट टाइम फ्रेम मतलब कोई एक सिग्नल को हम लोग पॉइंट फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स में डिवाइड करेंगे, एक पूरा एनालॉग सिग्नल को, वो समझ से हम लोग। और यही सेम पैटर्न जो है ना वो हम लोग वापस फॉलो करेंगे जब आपको वो सेम सिग्नल्स को अगर रिकन्वर्ट करना है एनालॉग में। तो बेसिकली क्या हुआ, एनालॉग सिग्नल को हम लोगों ने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट किया। ये डिजिटल फॉर्मेट में हम लोग कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, एनालॉग टू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स पर है। सो दैट डिजिटल सिग्नल्स जो है, मतलब आपका प्रोसेसर वो डिजिटल सिग्नल्स या ये जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स जो आए उनको प्रोसेस करके समझ पाए कि हम लोग क्या बताने की ट्राई कर रहे हैं। ओके, इसके लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं।
और उसके बाद जब अगर आपको वापस वो डेटा अगर सुनना है, म्यूजिक सुनना है, या आपको वो सेम डेटा को और कहीं पे ट्रांसफर करना है, तो वो टाइम पे वापस हम लोग ये जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स है उसको वापस हम लोग एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे। और ये जो काम होता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, एनालॉग सिग्नल को एक स्पेसिफिक टाइम सिग्नल में सेट ऑफ सैंपल्स में डिवाइड करना, उसको सैम्पलिंग बोलते हैं। सैम्पलिंग का मतलब क्या हो गया? कन्वर्टिंग अ सिग्नल और कन्वर्ट अ सिग्नल फ्रॉम कंटिन्यूअस टाइम टू डिस्क्रीट टाइम। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अब बैंड लिमिट कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सैंपल्स एंड कैन बी रिकवर्ड बैक व्हेन सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एफएस क्या है? सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, मतलब आप एक एनालॉग सिग्नल को कितने छोटे छोटे सिग्नल्स में कन्वर्ट करेंगे। हम लोग डायग्राम देखेंगे, अभी के लिए ये वर्ड्स याद रखो, डायग्राम से आपको और बेटर समझेगा, वर्ड्स याद रखो। तो हम लोग यहाँ पे एक जो एनालॉग सिग्नल है उसको छोटे छोटे हम लोग सैंपल्स में डिवाइड करेंगे। सैंपल्स मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, बराबर है। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, तो वो आप कितने सैंपल बनाएंगे उसके, ये कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ एफएस। ठीक है, उसके कितने सैंपल बनेंगे, कितने टुकड़े बनेंगे एक एनालॉग सिग्नल के, बिकॉज वो टुकड़े कितने प्रॉपर रहेंगे ना, उसके हिसाब से आपका डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर वो टुकड़ों को हैंडल कर पाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स बोले हैं ना, मतलब एक जो मेरा साइन वेव है, एक जो मेरा एनालॉग सिग्नल है, इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे सैंपल्स में डिवाइड कर रहा हूँ। तो वो कितने सैंपल में डिवाइड होगा? वो फिक्स नंबर ऑफ सैंपल्स बनेंगे। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक सेकेंड का मेरा एक साइन वेव है, एक सेकेंड का मेरा एक साइन वेव है, तो उसको मैंने 1/10 सेकेंड में डिवाइड किया है। 1/10 सेकेंड मतलब 10 टुकड़ों में डिवाइड किया है। तो हर एक जो मेरा सैंपल बनेगा, हर एक जो मेरा वो एनालॉग सिग्नल का टुकड़ा होगा, उसका टाइम ड्यूरेशन या डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में अगर मैं उसको मेजर करूंगा तो 1/10 सिग्नल आएगा, 1/10 सेकेंड आएगा। सो यहाँ पे वो हम लोग फ्रीक्वेंसी क्या बोल रहे हैं? सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एफएस जो है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ मैसेज सिग्नल, बराबर है। तो मैं कितना लेवल पे वो फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग कितना करूंगा, वो सैम्पलिंग का जो मेरा रेट होगा वो मैसेज जो आपका फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है उससे इक्वल होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। बिकॉज अगर आप सैम्पलिंग मतलब एनालॉग सिग्नल को जो टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हो, वो डिवीजन अगर स्लो हो रहा है कंपेयर टू जो लेवल पे, जो फ्रीक्वेंसी पे या जो स्पीड पे आप मैसेज रिसीव कर रहे हो, तो क्या होगा? मैसेज रिसीव आप फास्ट कर पा रहे हो लेकिन उसको छोटे छोटे सैंपल्स में डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, और उससे क्या हो रहा है कि आपका एनालॉग सिग्नल ऑन टाइम डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो आगे प्रोसेस नहीं होगा। आगे प्रोसेस नहीं होगा तो आगे आप वो डेटा को कहीं पे पास करना है, स्टोर करना है या सेंड करना है, वो सारा प्रोसेस आपका डिले हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? सैम्पलिंग रेट, सिग्नल को, एनालॉग सिग्नल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने का जो फ्रीक्वेंसी है, जो स्पीड है, बराबर है, वो हमेशा आपका मैसेज सिग्नल जो आपको आ रहा है वो मैसेज सिग्नल से, वो मैसेज सिग्नल के डबल जितना होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो सपोज हम लोगों ने एनालॉग सिग्नल को मेजर करने के लिए हम लोगों ने समझा था कि हम लोग हर्ट्ज मैकेनिज्म यूज करते हैं। हम लोग एनालॉग सिग्नल को हर्ट्ज में मेजर करते हैं, 10 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज, याद है 1 किलो हर्ट्ज। सो बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कितने एनालॉग साइकिल्स आपके या कितने एनालॉग सिग्नल्स आपके पर सेकेंड कंप्लीट हो रहे हैं, वो आपका एनालॉग सिग्नल का फ्रीक्वेंसी होगा। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि आपका जो एनालॉग सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है वो 10 हर्ट्ज है, मतलब 10 साइकिल्स, ऐसे 10 साइकिल्स, बराबर है, 10 साइकिल्स आपके कंप्लीट हो रहे हैं इन 1 सेकेंड, तो उसको हम लोग 10 हर्ट्ज का स्पीड बताएंगे। तो अगर मेरा मैसेज का, अगर मैसेज मेरा जो सिग्नल, मेरा मैसेज जो सिग्नल से आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी अगर 10 हर्ट्ज है, तो जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज मिनिमम या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर एफएम मैसेज फ्रीक्वेंसी या मैसेज सिग्नल, मेरा मैसेज जो रिसीव हो रहा है वो अगर 10 हर्ट्ज पे हो रहा है, तो
तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मेरा 20 हर्ट्ज या उससे ज्यादा होना चाहिए. It should be equal to or greater than 20 hertz. That is what this equation stands here. So FM is the maximum frequency component of the continuous time signal. मतलब हम लोग जो रेट पे एनालॉग सिग्नल आपका मैसेज जो रिसीव हो रहा है वो एनालॉग फॉर्म में हो रहा है, तो उसका फ्रीक्वेंसी, उसका अगर जो मेन स्पीड है वो अगर 10 हर्ट्ज है, 10 साइकिल्स बराबर है पर सेकेंड, तो वो टाइम पे आपका जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज या उससे ज्यादा होना चाहिए. और इसके लिए बैंड लिमिट एंड सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, ये दो वर्ड्स देखते हैं हम लोग. सो देखो यहाँ पे क्या बोला है, हम लोगों को एक एनालॉग सिग्नल मिला, बराबर है. एनालॉग सिग्नल इज सैम्पल्ड एवरी सम स्पेसिफिक सेकेंड्स. कोई एक टाइम पे हम लोग उनको क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं. एनालॉग सिग्नल को मैं कितने टुकड़ों में डिवाइड करूंगा, सो वो कैसे पता चलेगा कि हर अगर 1 सेकेंड का मेरा एनालॉग सिग्नल है, बराबर है, 1 सेकेंड का अगर मेरा एनालॉग सिग्नल है, तो मैंने बोला है कि हर 1/10 सेकेंड पे आपको उसको डिवाइड करना है, आपको उसका एक सैंपल बनाना है. तो अगर 1 सेकेंड का अगर मेरा सिग्नल है, तो मैं बोल रहा हूँ कि हर 1/10 सेकेंड पे आपको उसका एक टुकड़ा बनाना है, एक सैंपल बनाना है. तो वो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं. सो TS रिफर्ड टू एज द सैम्पलिंग इंटरवल, कि हम लोग एनालॉग सिग्नल में जो टुकड़े करेंगे कितने इंटरवल पे रहेंगे, बराबर है. और हम लोगों ने एक इक्वेशन भी पढ़ा था कि आपका टाइम जितना कम होगा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा होगा. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन सैम्पलिंग इंटरवल इज कॉल्ड द सैम्पलिंग रेट और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे आप टाइम जितना कम करेंगे उतना आप फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा सैम्पलिंग कर पाएंगे, बराबर है. सो वो हम लोग बता रहे हैं. सो यहाँ पे हम लोगों ने मैकेनिज्म क्या अप्लाई किया है, यहाँ पे हम लोगों ने एक एनालॉग सिग्नल लिया और वो एनालॉग सिग्नल के ऊपर फिर हम लोग क्या करेंगे, सैम्पलिंग मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे और आउटपुट में आपको डिस्क्रीट सिग्नल मिलेंगे. डिस्क्रीट सिग्नल मतलब जिसको हम लोग एनालॉग डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे सिग्नल मिलेंगे. ये इक्वेशंस नहीं समझ में आ रहा है, इट्स फाइन. आउटपुट यहाँ पे एक्सेस मिला इन ब्रैकेट टी. टी स्टैंड्स फॉर टाइम, टाइम विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्रीट सिग्नल, बराबर है. डिस्क्रीट सैंपल्स, एस मतलब सैंपल्स है, आपके छोटे छोटे सैंपल्स है. तो यहाँ पे ये वे में हम लोग का सैम्पलिंग होता है. देखो ये आपका फर्स्ट सैम्पलिंग मेथड्स में हम लोग के 3 सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं. एक आइडल सैम्पलिंग होता है. आइडल सैम्पलिंग में क्या होगा, एन इम्पल्स एट ईच सैम्पलिंग इंस्टेंस विच एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू द सिग्नल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो मतलब अगर आपका सिग्नल अगर ये पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे है तो उसका एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, वो टाइम पे आपका सिग्नल का जो हाइट है या वो टाइम पे आपका सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो ही रहेगा. सो देखो यहाँ पे क्या बोला है, एन इम्पल्स एट ईच सैम्पलिंग इंस्टेंट. अब यहाँ पे सैंपल कितना, ये मेरा पूरा जो एनालॉग सिग्नल है इसको मैं कितने सैंपल में डिवाइड कर रहा हूँ, तो वो मैंने कैसे डिफाइन किया, TS. TS मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे TS क्या था, क्या बोला हम लोगों ने, TS रिफर टू एज द सैम्पलिंग इंटरवल. मतलब अगर ये पूरा जो एनालॉग सिग्नल है, ये इसका ड्यूरेशन स्टार्ट टू एंड, अगर इसका ड्यूरेशन ये एक सिग्नल को कंप्लीट होने में अगर 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है, तो मैं बोल रहा हूं कि TS जो है दिस इज 1/10 ऑफ दिस कंप्लीट सिग्नल. 1/10 मतलब अगर ये पूरा का अगर टाइम ड्यूरेशन अगर 1 सेकेंड का है तो TS का टाइम कितना होगा, 1/10 सेकेंड, बराबर है. 1/10 सेकेंड जो है वो TS का टाइम रहेगा. सो यहाँ पे हम लोग वही बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, ये सैम्पलिंग है. मतलब जब आप ये एनालॉग डेटा रिसीव करते हैं, ये एनालॉग सिग्नल्स या ये एनालॉग वे में जो आपको डेटा रिसीव हो रहा है, ये नॉइज से इम्यून नहीं है. मतलब इसमें नॉइज बहुत ज्यादा आ सकते हैं, इसको आपके कंप्यूटर स्टोर नहीं कर सकते, बराबर है. तो आपको ये एनालॉग सिग्नल्स को कंपलसरी डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज वही आपके प्रोसेसर्स प्रोसेस कर सकते हैं. तो आपको अगर कोई एनालॉग फॉर्म में अगर डेटा भेजता है तो वो डेटा आप पढ़ नहीं सकते हो, समझ नहीं सकते हो, जब तक वो डेटा डिजिटल सिग्नल से डिजिटल डेटा में कन्वर्ट होके आपका प्रोसेसर उसको प्रोसेस ना करके आउटपुट जनरेट ना करे. तो कंपलसरी होगा कि एनालॉग सिग्नल को आपको डिजिटल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, बराबर है. तो यहाँ पे अभी वो जो डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का जो बात आता है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट ही कहाँ से करेंगे, सैम्पलिंग से.
कि आपको अगर इसको डिजिटल सिग्नल में या डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको एनालॉग सिग्नल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा। और वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने का मतलब है कि आप उनको छोटे छोटे सैंपल्स में डिवाइड करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग मेथड्स। और जब हम लोग एक एनालॉग सिग्नल को छोटे छोटे सैंपल में डिवाइड करते हैं तो वो डिवीजन के लिए हम लोग के पास अलग अलग टेक्निक्स है, जिसमें से सबसे पहला जो टेक्निक है वो है आइडल सैम्पलिंग। आइडल सैम्पलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि आपको बोला है कि ओके आपका सिग्नल का टोटल टाइम ड्यूरेशन, एक एनालॉग सिग्नल का टोटल टाइम ड्यूरेशन अगर 1 सेकेंड का है तो आपको 1/10 सेकेंड, टीएस का वैल्यू सपोज 1/10 सेकेंड है, तो आपको क्या करना है एवरी 1/10 सेकेंड पे एक सैंपल डिवीजन होगा। मतलब एवरी 10 सेकेंड पे हम लोग ये ऐसा, आपको ये पिंक कलर का जो बार है ना वो हम लोग वहां पे ऐड कर देंगे। तो ये जो पिंक कलर का बार है या लाइन है ये कितना बड़ा छोटा होगा ये कैसे पता चलेगा? तो जो टाइम पे आपने पहला सैंपल बनाया वो टाइम पे आपका जो सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड हाइट कितना था। तो देखो यहाँ पे जब हम लोगों ने ये पहला पिंक कलर का बार बनाया वो 0 से नीचे के साइड, वो टाइम पे आपका एनालॉग सिग्नल जो है उसका हाइट कितना था, उसका एम्पलीट्यूड कितना था, वहां पे उसको हम लोग मेजर करेंगे। देन उसके बाद 1/10 सेकेंड पे जब मैं आया तो ये सेकेंड वाला जो आपका पिंक कलर का बार है वो बना, और वो टाइम पे हम लोगों का सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना था वहां पे हम लोग उसको मेजर करेंगे। देन नेक्स्ट 1/10 सेकेंड पे आपका सिग्नल का एम्पलीट्यूड वापस बढ़ गया, देन उसके बाद 1/10 सेकेंड पे वापस बढ़ गया, उसके बाद 1/10 सेकेंड पे वापस बढ़ गया, बराबर है। तो ये एनालॉग सिग्नल को सबसे पहले तो हम लोगों ने कंटिन्यूअस एक लाइन होता है एनालॉग सिग्नल जिसको हम लोगों ने डॉटेड में कन्वर्ट किया, और फिर उस पे हम लोग ऐसे सैंपल्स रखते जा रहे हैं। और ये सैंपल्स कितने सैंपल्स बनेंगे ये कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ टीएस। दिस इज फर्स्ट सैंपलिंग मेथड। ओके, अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो नोट कर लो। ओके, नोट इट डाउन दिस क्विकली गाइस। आपके पास नोट्स होने चाहिए इसके आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टाइटल देंगे सैम्पलिंग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, और शॉर्ट में ब्रैकेट में लिख दो सैम्पलिंग मेथड्स और टेक्निक्स। सो यहां तक के सारे स्लाइड्स हम लोगों ने अभी नोट कर लिए है। अभी आगे के पॉइंट्स पे जाएंगे, आप जल्दी से ये वाला भी नोट कर लो। सो आई होप यहाँ तक सबने नोट कर लिया। फर्स्ट जो आइडल सैम्पलिंग देखा हम लोगों ने, क्या बोला हम लोगों ने, एनालॉग सिग्नल्स को हम लोग छोटे छोटे सैंपल्स में डिवाइड करते हैं, और ये छोटे छोटे जो सैंपल्स है इनका साइज कितना रहेगा, सैम्पलिंग मतलब यहाँ पे ये कितने सैंपल्स बनेंगे एक सिग्नल के, ये कैसे पता चलेगा? तो आपको उसका जो टोटल टाइम है, यहाँ पे देखो ये आपको एक्स एक्सिस पे टाइम दिखता है, तो हम लोगों ने क्या बोला है टीएस, दैट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ सैंपल। तो ये टीएस जो साइज का रहेगा उतने सैंपल आपके एक एनालॉग सिग्नल के बन जाएंगे, बहुत सिंपल वे में। तो उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है नेचुरल सैम्पलिंग। आइडल सैम्पलिंग में अगर आप देखेंगे ये जो भी सैंपल्स बन रहे हैं वहां पे आपको दिख रहा है ये सिर्फ एक सिंपल सा ये डॉट आ रहा है जहां जहां पे सैंपल्स बन रहे हैं। ओके, अब जब हम लोग अगर नेचुरल सैंपल की अगर बात करते हैं, सो ये नेचुरल सैंपल में क्या होता है, यहाँ पे अ पल्स ऑफ अ शॉर्ट विड्थ विथ वेरिंग एम्पलीट्यूड। मतलब हम लोगों ने क्या किया है, ध्यान से देखो यहाँ पे, यहाँ से हम लोगों ने ये पॉइंट से हम लोगों ने ये पॉइंट तक एक सैंपल कलेक्ट किया है, देखो, और उसमें जैसा वो एनालॉग सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होगा वैसे यहाँ पे आपका जो सैंपल है उसका भी एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। ध्यान से देखो दिस वन, यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेरा सैंपल जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक का है, और उसमें जैसे जैसे एनालॉग सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा वैसे आप भी ये जो सैंपल है इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे, बराबर है। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आप अगेन यहाँ पे भी सैंपल्स बना रहे, नेचुरल सैम्पलिंग मेथड में भी हम लोग सैंपल बना रहे, लेकिन जैसे जैसे एनालॉग सिग्नल का एम्पलीट्यूड, जैसे जैसे एनालॉग सिग्नल ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपका जो सैंपल है उसका एम्पलीट्यूड भी हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं, बराबर है। यहाँ पे हम लोग का एम्पलीट्यूड मॉडिफिकेशन नहीं था, कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम में आप जहाँ पे मेजर कर रहे हैं वो पॉइंट ऑफ टाइम में आपका सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो है वो ही हम लोग मेजर कर रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सैंपल हम लोगों ने जो कलेक्ट किया है एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए, वो टाइम पे अगर वो सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है
तो उसके साथ आपका ये जो सैम्पलिंग मेथड है उसका भी एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। देखो ये सिग्नल का फर्स्ट लाइन यहां से चालू हो रहा है सैंपल का, और सेकेंड लाइन यहां तक है, तो वो टाइम पे आपका जो एनालॉग सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ा, वैसे ये पिंक लाइन भी ऊपर जा रहा है, मतलब वो एम्पलीट्यूड हम लोग यहाँ पे भी कैप्चर कर रहे हैं। दिस इज सेकेंड टाइप, नोट कर लो। ठीक है, वापस एक बार बता देता हूँ, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग किसको बोलते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है, नेचुरल सैम्पलिंग में आपका ये जो बार्स दिख रहे हैं, ये जो पिंक कलर के बार्स है, जो जो हम लोग बेसिकली सैम्पलिंग डिवाइड कर रहे हैं आपका एनालॉग सिग्नल का। तो जैसे जैसे आपका एनालॉग सिग्नल का हाइट बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका ये बार का हाइट भी बढ़ रहा है, मतलब उसका भी एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, बराबर है ना। हाइट बढ़ने का मतलब है एम्पलीट्यूड चेंज होना। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन, फर्स्ट जो आपका पिंक वाला बार, ये वाला जो बार है आपका, इसका पहला लाइन पे सिग्नल का एम्पलीट्यूड लो है, और सेकेंड लाइन आते आते सिग्नल का, एनालॉग सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ गया, तो उसके साथ में आपका ये जो सैंपल है, बराबर है, उसका भी एम्पलीट्यूड चेंज हो गया। इसको हम लोग नेचुरल सैम्पलिंग बोलते हैं। मतलब आपका नेचुरली जैसे जैसे सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, वैसा आपका सैंपल का एम्पलीट्यूड में भी चेंजेस होंगे नेचुरली, इसके लिए नेचुरल सैंपल बोलते हैं। और फ्लैट टॉप में क्या हो रहा है कि जो पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने ये सिग्नल का सैंपल चालू किया कैलकुलेट करने का, वो फर्स्ट लाइन पे वो सिग्नल का, एनालॉग सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो पूरे बार के लिए वो फ्लैट ही रहेगा, इसके लिए फ्लैट टॉप बोलते हैं। देखो ये फ्लैट टॉप है, स्क्वायर टाइप है, बराबर है। तो अगर मैंने ये पॉइंट पे अगर उसका एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना चालू किया, फर्स्ट सैंपल बनाया, तो वो टाइम पे सिग्नल का जो हाइट या एम्पलीट्यूड था वो कंप्लीट बार के लिए उतना ही एम्पलीट्यूड रहेगा। एम्पलीट्यूड सिग्नल का, एनालॉग सिग्नल बढ़ेगा वैसा उसका, इसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है जैसे यहाँ पे हो रहा है। दैट इज द मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन नेचुरल सैम्पलिंग एंड फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। नोट कर लो जल्दी से। सो ये हम लोगों के 3 सैम्पलिंग मेथड्स थे, ध्यान से देख लो एक बार वापस। पहला आइडल सैम्पलिंग था, हम लोग जहां जहां पे सैंपल बनाएंगे वहां पे सिर्फ एक लाइन ही बन रहा था, बराबर है, एक ही लाइन बन रहा था, और उसका ही जो पॉइंट आ रहा है वहां पे हम लोग वो सैंपल, वो सिग्नल का वैल्यू मेजर कर रहे थे। दूसरे में हम लोगों ने क्या देखा कि एक पूरा बार ले रहे हैं हम लोग, इंस्टेड ऑफ अ सिंगल लाइन, एक पूरा बार आ रहा है आपका। लेकिन नेचुरल सैम्पलिंग में क्या होगा, वो बार जो है, इसका हाइट जो है वो आपका सिग्नल का हाइट, एनालॉग सिग्नल का हाइट या एम्पलीट्यूड जैसे बढ़ते जाएगा, वैसा ये बार का हाइट या एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा। और लास्ट फ्लैट टॉप में क्या है, अगेन यहाँ पे बार्स ही आ रहे हैं सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए, या एनालॉग सिग्नल को सैंपल में डिवाइड करने के लिए अगेन बार्स ही आ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जो पॉइंट पे आपने वो सैंपल कलेक्ट करना चालू किया, वो पॉइंट ऑफ टाइम पे एनालॉग सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड था वो सेम एम्पलीट्यूड कंप्लीट बार के लिए रहेगा, तो उसका हाइट यहाँ पे चेंज नहीं होगा। ये 3 टाइप से। इम्पल्स सैम्पलिंग। अब इम्पल्स सैम्पलिंग का मतलब क्या है, ये इतने बड़े इक्वेशंस देख के कुछ इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, हम लोग को ये सारे इक्वेशंस वैसे कुछ याद नहीं रखने। इम्पल्स सैम्पलिंग कैन बी परफॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल को हम लोग यहाँ पे किससे मेजर कर रहे हैं, ये देखो सिंपल भाषा में। इनपुट सिग्नल के लिए मैं यहाँ पे मेजर करने के लिए xt यूज कर रहा हूँ, बराबर है। t स्टैंड्स फॉर टाइम, बराबर है। तो हम लोग कोई तो x सिग्नल को t टाइम फ्रेम पे मेजर कर रहे हैं, बराबर है। विद इम्पल्स ट्रेन, अभी यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आपके पास जो इम्पल्स आएंगे, मतलब इसका जो डिवीजन होगा आपका, वो कैसे होगा, p ऑफ t के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। और ये p ऑफ t पे जो आपके पीरियड्स रहेंगे वो कितने रहेंगे, विद रिस्पेक्ट टू ts मतलब सैम्पलिंग टाइम कितना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये हम लोगों का एक एनालॉग सिग्नल है, ओके, दिस इज रेड कलर वाला, वी हैव दिस एनालॉग सिग्नल। अब यहाँ पे डिवीजन कहाँ से कर रहा है, तो ये देखो, ये आपका ये जो एनालॉग सिग्नल पे ये जो एरो है, ये आपका सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से लेफ्ट साइड पे आपके वैल्यूज माइनस में होंगे, सेंटर पॉइंट से राइट साइड पे हम लोग के वैल्यूज प्लस में होंगे। एक्स का वैल्यू माइनस होगा या प्लस होगा, ये कॉमन सेंस है। तो एग्जैक्टली सिमिलर वे यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक बड़ा सा एरो है, उसके पीछे आप जो भी सिग्नल्स सैंपल्स बना रहे, बराबर है, विद रिस्पेक्ट टू ts मतलब सैंपल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो वो टाइम पे अगर आप देखेंगे, ये बड़ा सा एरो जो है वो जीरो पॉइंट या 0 है, तो उसके पीछे जो भी सैंपल्स बनेंगे वो ts
-TS -2TS, सेकेंड सैंपल है तो -2TS आएगा, बराबर है। मतलब TS में हम लोगों ने और एक ऐड किया, उसके आगे वाला -3S होगा, -4TS होगा, -5TS होगा, ऐसे जाएंगे। और ये 0 टाइम के आगे अगर हम लोग देखेंगे तो कैसे जाएगा, TS, सेकेंड एरो 2TS, थर्ड एरो 3TS, सिमिलर वे में जाएगा। तो ये आपका इम्पल्स हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला, एम्पलीट्यूड ऑफ इम्पल्स चेंजेस विद द रिस्पेक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल। कैसे होगा, मतलब हम लोगों ने क्या किया, ये जो आपका इनपुट सिग्नल है उसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इम्पल्स बना दिए। मतलब एग्जैक्टली कितने बनेंगे ये हम लोगों ने डिसाइड कर दिया। 0 के लेफ्ट साइड पे कितने सैंपल्स बनेंगे, 0 के सॉरी टू इंटरप्ट, सैंपल्स बनेंगे। यस, लेक्चर खत्म हो गया सर। ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ओके गाइस। सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, आप जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। सो जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, वो यहाँ पे हम लोगों ने एक एनालॉग सिग्नल दिया, वो एनालॉग सिग्नल पे यहाँ पे हम लोगों ने इम्पल्स ट्रेन PT अप्लाई किया। यस बोलो, क्या हुआ सर? स्क्रीन ओके, हाँ सॉरी, ओके ओके, हाँ विजिबल है ना अभी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने जो हम लोगों का एनालॉग सिग्नल है उसके लिए कितने इम्पल्स बनेंगे, बराबर है, कितने सैंपल्स बनेंगे वो डिफाइन किया। और फाइनली जब हम लोग ये दोनों को मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा कि कितने इम्पल्स या कितने ये जो मेन सैंपल उसका हर एक एरो का साइज क्या रहेगा, बेस्ड ऑन द एम्पलीट्यूड और हाइट ऑफ सिग्नल XT, ये हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। तो उसके लिए बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने ये सैम्पलिंग मेथड अप्लाई किया है। ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो जाने दो, वो हम लोगों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ थियरी याद रख सकते हैं। ये इतना मैथमेटिकली जाने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को डिफिकल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल वे में हम लोग याद रखेंगे। ये आपका एक एनालॉग सिग्नल है, उसको हम लोगों ने क्या किया, उसके साथ हम लोगों ने यहाँ पे इम्पल्स ट्रेन जो है हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, ये आपका 0 वैल्यू से बैक साइड पे आपके जितने भी सैंपल्स बनेंगे उसको -TS -2TS ये वे में हम लोगों ने लेबल किया। 0 के आगे वाले को TS 2TS 3TS, और देन ये दोनों को जब हम लोग मर्ज करेंगे तो ये जो भी सैंपल्स आपके बने हैं TS 2TS 3TS -TS -2TS -3S, वो सारे सैंपल्स या वो सारे एरो को हम लोग ये रेड वाला जो आपका सिग्नल है एनालॉग सिग्नल, उसका हाइट क्या है उसके हिसाब से हम लोगों ने ये हाइट चेंज कर दिया। बहुत सिंपल भाषा में ये किया हम लोगों ने। आई होप अब समझ में आ गया सबको, नोट कर लेना ये जल्दी से, और कुछ डाउट्स है तो पूछो। क्या बता रहे हैं हम लोग, इनपुट सिग्नल XT विथ इम्पल्स ट्रेन। तो ये आपका इनपुट सिग्नल रेड वाला है, इम्पल्स ट्रेन मतलब यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल भाषा में, सबसे सिंपल भाषा में क्या किया है, ये आपका सिग्नल का जो टाइम ड्यूरेशन है उतने टाइम के हम लोगों ने सैंपल्स यहाँ पे डिवाइड किए, एम्पलीट्यूड मेजर नहीं किया है। देन ये दोनों को जब हम लोग इम्पल्स ट्रेन और इसको जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो आपको एग्जैक्ट एक स्पेसिफिक एम्पलीट्यूड पे अलग अलग इम्पल्स मिल जाएंगे, मतलब इन शॉर्ट अलग अलग ये आपको उसके सैंपल्स मिल जाएंगे एट डिफरेंट इंटरवल्स, एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, एट डिफरेंट एम्पलीट्यूड, सॉरी एट डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स। ओके, बिकॉज इतना जितना टेक्निकल आपको ये रेफरेंस बुक में दिया है उतना टेक्निकल आपको SY लेवल पे समझ में नहीं आएगा डायरेक्टली स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, और उतना ज़रूरी भी नहीं है हम लोगों को। तो हम लोग के सिलेबस वाइज आपको सिर्फ ये समझ में आना चाहिए, इम्पल्स मतलब हम लोगों ने यहाँ पे ये सैंपल्स बनाए जिसको हम लोग लेबल कर रहे हैं TS 2TS 3TS -TS -2TS। ये बड़ा वाला जो एरो है 0 पॉइंट पे, तो 0 पॉइंट से लेफ्ट साइड पे माइनस में हम लोग लेबलिंग देंगे, 0 से राइट साइड पे प्लस में लेबलिंग देंगे, और ये दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो ये जो भी आपने इम्पल्स बनाए थे, ये जो भी आपने छोटे छोटे एरोज बनाए थे, वो एरोज को हम लोग क्या करेंगे, ये सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से उसका हाइट चेंज कर देंगे। ये होता है। ये जो भी मैथमेटिकली जो भी कुछ लिखा है उसको ये हिंदी भाषा में ऐसे बोलेंगे अपन। देखो यहाँ पे जैसा इम्पल्स सैम्पलिंग अभी हम लोगों ने समझा, वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे नेचुरल सैम्पलिंग इज सिमिलर टू इम्पल्स सैम्पलिंग एक्सेप्ट दैट द इम्पल्स ट्रेन इज रिप्लेस्ड बाय
पल्स ट्रेन, यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको छोटे छोटे पल्स आ रहे हैं, छोटे छोटे बार आ रहे हैं ऑफ अ पीरियड। कितना पीरियड का रहेगा ये? टीएस। मतलब जो जितना टाइम ड्यूरेशन के हम लोग बेसिकली हम लोग के सैंपल्स बना रहे थे, टीएस बराबर है, वही सेम यहाँ पे पैटर्न अप्लाई होगा। तो आपको ये फर्स्ट पॉइंट याद रखना है और ये वाला डायग्राम याद रखना है, ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, और उसके बेस के ऊपर आगे के टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। सो जो मैथमेटिकल पार्ट आपको कंफ्यूज करेगा या जो मैथमेटिकल पार्ट डिफिकल्ट होता है, मतलब बहुत बार हम लोग बहुत सारे लोग जो है ना वो मैथमेटिकल चीज़ें देख के वो सब्जेक्ट्स को अवॉइड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत बार जो जो ऑथर्स ने ये लिखे रहते हैं ना, ये उनके रिसर्च पेपर्स होते हैं या एक हाई लेवल स्टडीज़ के लिए होते हैं। हम लोगों ने जस्ट कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट किया है, और वो टाइम पे अगर ये हाई लेवल के रेफरेंस बुक अगर हम लोग पढ़ने की ट्राई करेंगे तो ऑफ कोर्स डिफिकल्ट पड़ेगा। आप हो, मैं हो या कोई भी हो, तो हम लोगों को सिंपल वे में याद रखने का पॉइंट्स है, डायरेक्टली उसके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, सो वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग मोस्टली ऐसे जो मैथमेटिकल सम्स है वैसे आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स में नहीं आता है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या बोला है? नेचुरल सैम्पलिंग सिमिलर टू इम्पल्स सैम्पलिंग, जो पहले वाला डायग्राम हम लोगों ने देखा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि वहां पे एक सिंगल सिंगल एरोज थे, बराबर है। इसके जगह पे अभी यहाँ पे क्या आ गया? बार आ गया, और ये बार जो है इसका, ये बार्स जो है ये मेरे पल्स है, बराबर है, और ये पल्स का ड्यूरेशन कितना रहेगा? टीएस। सिंपल। तो अब यहाँ पे क्या बोला है? व्हेन वी मल्टीप्लाई xt बाय दिस पल्स, तो आपको फाइनली क्या मिलेंगे? ये पल्स जो है, ये पल्स का हाइट चेंज हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस सिग्नल। तो फर्स्ट पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट ये दो मार्क करके रखना है, और अगर कुछ डाउट्स है तो पूछो। जो पहले बताया था वैसा ही है ये भी। तो इसको नेचुरल सैम्पलिंग बोलेंगे, जहां पे हम लोगों ने इम्पल्स सैम्पलिंग ऐड कैसा सिमिलर है वो देखा। अभी नोट कर लो जल्दी से। सो ये पॉइंट के आगे नेक्स्ट जो है, अब ये एज आई सेड वो मैथमेटिकल पार्ट जाने दो, वो हम लोगों को नहीं याद रखना है। अब नेक्स्ट जो आएगा फ्लैट टॉप आएगा। सो डिफरेंस क्या है? जो हम लोगों ने पहले वाला पढ़ा उसमें क्या था? ये जो भी आपके है या जो भी सैंपल्स है वो एम्पलीट्यूड के साथ में बढ़ रहे थे, बराबर है, और यहाँ पे वो एम्पलीट्यूड के साथ में बढ़ नहीं रहे। तो ड्यूरिंग अ ट्रांसमिशन नॉइज इज इंट्रोड्यूस्ड एट टॉप ऑफ द पल्स which can be easily removed if the pulse is in the form of flat top. So noise remove mechanism, noise removal बहुत इजीली काम करता है जब हम लोग फ्लैट टॉप की बात करते हैं। द top of the samples are flat, that is they have constant amplitude and hence it is called as flat top sampling or practical sampling. Note it down. ये बेटर क्यों होगा? बिकॉज हम लोग यहाँ पे नॉइज बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं नॉइज रिमूवल मैकेनिज्म्स को बहुत इजीली। दैट्स व्हाई वी रिक्वायर दिस फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। सो ये जो तीन टाइप हम लोगों ने पढ़े उसमें से फ्लैट टॉप जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल सैम्पलिंग है। ओके, आई होप हो गया। नेक्स्ट पेज आता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जब अगर हम लोग वो जो ओवर सैम्पलिंग या ये जो देखता है, ठीक है, तो वो स्लाइड्स में से उतना ही पढ़ना था हम लोगों को। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर स्टॉप किया था। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दैट टॉपिक एंड आई होप दिस पीडीएफ इज विजिबल एवरीवन। गाइस विजिबल है ना? यस Yes, sir. ओके। Yes, sir. हाँ, सो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन चैप्टर 4। सो अगर यहाँ पे आप देखेंगे 4.2 में हम लोगों का फर्स्ट जो टॉपिक चालू होता है वो होता है पर्ल्स कोड मॉड्यूलेशन। सो जो पर्ल्स कोड मॉड्यूलेशन है, यहाँ पे अभी हम लोग वो सैम्पलिंग मेथड्स अप्लाई करेंगे। सो अब हम लोग समझते हैं पर्ल्स कोड मॉड्यूलेशन कैसे बिहेव करता है या क्या होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद पर्ल्स कोड मॉड्यूलेशन। गिव द टाइटल पर्ल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो अगेन वो रेफरेंस बुक में सर्टन चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिया है। सो हम लोग यहाँ पे सर्टन सिंपल वे में दिया है।
क्या होता है समझते हैं। फर्स्ट यू हैव टू नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ पल्स कोड मॉड्यूलेशन, कैसे वर्क करेगा। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, पल्स कोड मॉड्यूलेशन पीसीएम बोलता है कन्वर्टिंग एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल, बराबर है। सर स्क्रीन स्क्रीन मैंने ब्राउजर शेयर किया है ना, विजिबल नहीं है आपको। ओके सो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन बोला है, एक कॉमन मेथड है फॉर कन्वर्टिंग एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल। नोट कर लो ये पॉइंट, अ कॉमन मेथड टू कन्वर्ट ए टू डी या एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल। ओके नाउ हाउ इट वर्क्स। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेनली आई जस्ट रिफ्रेश इट वंस। ओके सो जो लास्ट वाला साइट था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, आई डोंट नो क्यों लोड नहीं हो रहा है वो। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक हम लोग के पास पल्स कोड मॉड्यूलेशन जो है वो हम लोग पहले जो टेलीफोन नेटवर्क यूज़ करते थे, ओके जो लैंडलाइन टाइप के जो पैटर्न्स थे, जो हम लोग अगेन आपने देखा रहेगा एमटीएनएल का इंटरनेट भी हम लोग यूज़ करते थे। तो बेसिकली जो टेलीफोन लाइंस थे वो बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करते थे, जिसका यूज़ अभी काफ़ी कम हो गया। आपने लोगों के घर पे ज़्यादा अभी लैंडलाइंस भी आपको नहीं मिलेंगे। तो पहले जो हम लोग के पास पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क था, ये हम लोग यहाँ से हम लोग का ये पल्स कोड मॉड्यूलेशन चालू हुआ, जिसको हम लोग आगे आगे और एडवांस करते जाते हैं एज पर आर रिक्वायरमेंट। तो सबसे बेसिक वन, सबसे स्टैंडर्ड वन ये ही है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, जो क्या करेगा, एज वी नो एनालॉग डेटा को वो कन्वर्ट करेगा डिजिटल फॉर्म में। और उसके लिए वो क्या यूज करता है, PCM, दिस इज द टेक्निक पल्स कोड मॉड्यूलेशन टू कंबाइन डिजिटाइज्ड वॉइस एंड डिजिटाइज्ड डेटा इनटू अ सिग्नल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। PCM, इट इज इजी टू कंबाइन डिजिटाइज्ड वॉइस एंड डिजिटल डेटा। मतलब अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये डिजिटाइज्ड वॉइस है, और अगर मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ, तो ये दोनों को इजीली कंबाइन करके एक हाई स्पीड डिजिटल सिग्नल को वो सेंड कर सकता है। किस पे, फाइबर ऑप्टिक केबल पे भी। तो ये सेम स्टैंडर्ड पैटर्न में थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन, थोड़े थोड़े एडवांसमेंट करके हम लोग उसको इंटरनेट के लिए भी यूज करते हैं इन शॉर्ट। तो इज नॉट टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन बट इट इज अ फॉर्म ऑफ डिजिटली कोडिंग ऑफ एनालॉग सिग्नल। सो यहाँ पे हम लोगों को ये पॉइंट याद रखना है कि पीसीएम जो है ये सिर्फ मॉड्यूलेशन नहीं है। सिर्फ मॉड्यूलेशन में क्या होगा कि एक एनालॉग सिग्नल को हम लोग डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन नॉइज रिमूवल मैकेनिज्म, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड उसकी जो सैम्पलिंग है उसको बड़ा छोटा करना, और या फिर वो सैंपल्स में एग्जैक्टली कौन सा सैम्पलिंग पैटर्न अप्लाई करना है, जो 3 टाइप हम लोगों ने पढ़े। ऐसे बहुत सारे लॉजिकल पैटर्न्स रहते हैं जो सिर्फ मॉड्यूलेशन में नहीं होता है। मॉड्यूलेशन सिंपली जो भी सिग्नल मिलेगा उसको कन्वर्ट करके देगा। आगे वो कुछ सैम्पलिंग पैटर्न, क्वांटाइजेशन या एनकोडिंग डिकोडिंग, ये सब पॉइंट्स जो है वो उसमें नहीं आते हैं, जो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोले, इन दिस पल्सेस आर फिक्स्ड ऑफ लेंथ एंड एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये डायग्राम, सो ये डायग्राम क्या बता रहा है, ये एनालॉग सिग्नल है हम लोग के पास। अब PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन एनकोडर है हम लोग के पास। तो ये एनकोडर क्या कर रहा है, बेसिकली सैम्पलिंग। तो अभी जो हम लोगों ने 3 टाइप के सैम्पलिंग पढ़े, उसके बेस के ऊपर यहाँ पे आपका सिग्नल जो है ना वो बेसिकली कोई तो एक पैटर्न अप्लाई करेगा। सो यहाँ पे देखो कि अगर ये सारे ये हम लोग के पल्सेस है, बराबर है, और वो सबका टॉप जो है वो फ्लैट है, मतलब फ्लैट टॉप सैम्पलिंग हम लोगों ने अप्लाई किया, यहाँ पे फ्लैट टॉप सैम्पलिंग अप्लाई किया। और ये फ्लैट टॉप सैम्पलिंग के ऊपर अभी हम लोग ये सिग्नल्स को क्वांटाइज्ड करेंगे। क्वांटाइज करने का मतलब है हर एक सिग्नल का एग्जैक्ट हाइट और डिस्टेंस कितना रहेगा, वो ऐसा ये ग्राफ टाइप पेपर पे डाल दिया। टेक्निकली लॉजिकली समझते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी जब आपने ये सिग्नल्स को क्वांटाइज किया ना तो उसका एग्जैक्ट बाइनरी वैल्यू निकालने में मुझे इजी पड़ेगा। यहाँ पे एक्स एंड वाई के एग्जैक्ट हम लोगों ने कोई वैल्यूज नहीं लिखे, यहाँ पे हम लोगों ने ग्राफ टाइप पेपर पे देखो ये ग्रिड पैटर्न में वो सिग्नल्स को डाल दिया, क्वांटाइज हो गया, ग्रिड पैटर्न में डाल दिया। टेबुलर फॉर्मेट है ना, रोज एंड कॉलम्स है, ग्रिड पैटर्न हो गया। तो जब मैं ये सैंपल्स जो हम लोगों ने कौन से पैटर्न से अप्लाई किए, फ्लैट टॉप पैटर्न से, इसको जब मैंने ये सिग्नल्स को क्वांटाइज किया, ग्रिड पैटर्न में डाल दिया, तो इसको अब मैं जब एनकोड करूंगा तो ये क्वांटाइज्ड सिग्नल में से डिजिटल वैल्यू फैच करना इजी हो जाता है।
सो इसके लिए हम लोग बेसिकली पीसीएम एनकोडर यूज करते हैं। एनालॉग सिग्नल को हम लोगों ने सबसे पहले सैंपल्स में डिवाइड किया। अब वो तीन में से कोई भी एक टाइप का सैम्पलिंग हो सकता है, तीन टाइप का जो हम लोगों ने पढ़ा अभी वो, और उसको फिर हम लोग ग्रिड पैटर्न में डालेंगे वो सैंपल्स को, और वो जो सैम्पलिंग आपको मिलेगा उसको फिर जाके हम लोग एनकोड करेंगे, तब आपका वापस डिजिटल डेटा बनेगा फ्रॉम एनालॉग सिग्नल। इतना बड़ा प्रोसेस होता है। ये बड़ा सा प्रोसेस जो है वो आपका मॉड्यूलेटर नहीं करता है। इसके लिए मॉड्यूलेशन इज डिफरेंट कंपेयर टू पीसीएम एनकोडर। ओके, क्लियर है? एनी डाउट फॉर दिस गाइस? क्लियर है सबको? यस, ये सुनो, जल्दी बताओ। Sir, can you क्या? explain it again? ओके, सो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एनालॉग सिग्नल आया हम लोगों के पास। एनालॉग सिग्नल को सबसे पहले हम लोग सैम्पलिंग में कन्वर्ट करेंगे। सैम्पलिंग में कन्वर्ट करने का मतलब जो तीन टाइप के सैम्पलिंग अभी हम लोगों ने पढ़ा था, याद है? हम लोगों ने यहाँ पे ये तीन टाइप के सैंपल्स पढ़े थे। कौन से तीन टाइप के सैंपल्स थे हम लोगों के पास? जल्दी बताओ। यहाँ पे देखो, हम लोगों ने तीन टाइप के सैंपल्स जो पढ़े थे, याद है? आइडल सैम्पलिंग होगा आपका, नेचुरल सैम्पलिंग होगा, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग होगा। बराबर है? ये तीन टाइप के जो सैंपल्स हम लोगों ने पढ़े थे। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, अब ये तीन में से कोई तो एक टाइप का सैम्पलिंग अप्लाई हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पल्सेस है, स्क्वायर टाइप के पल्सेस है, बार है ना, तो इसका मतलब मैंने फ्लैट टॉप वाला सैम्पलिंग अप्लाई किया है। बराबर है? और उसमें भी अगर आप देखेंगे ये वाला जो पैटर्न था हम लोगों का, दिस वन, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग, ये वाला देखो, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग, ये एग्जैक्टली हम लोगों ने यहाँ पे सैम्पलिंग पैटर्न में अप्लाई किया है। ये एनालॉग सिग्नल को ये एनालॉग सिग्नल का सैंपल्स डिफाइन करने के लिए। फिर क्वांटाइजेशन कर रहे हैं, इसको टेक्निकली डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, ये जो हम लोगों ने सैंपल्स बनाया है, ये सैंपल्स अभी आप देखो कि इसका जो हाइट है, इसका जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू, वाई एक्सिस का वैल्यू, ये कुछ भी नहीं है हम लोग के पास फिलहाल के लिए। तो इसका अगर डिजिटल वैल्यू निकालना रहेगा तो काफी डिफिकल्ट पड़ेगा आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई एक्सिस के वैल्यूज इसके ऊपर ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्वांटाइज सिग्नल में हम लोगों ने क्या किया, ग्रिड पैटर्न में डाल दिया, एक्स और वाई एक्सिस के वैल्यूज आ गए। जैसे आप स्कूल में ग्राफ पेपर यूज करते थे, तो आपको ऐसे बार ग्राफ या कुछ ड्रॉ करना है तो वो ग्राफ पेपर आपको इजी पड़ता था ना, कि आपको क्या साइज का ग्राफ बनाना है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से, तो उससे आपको बहुत इजीली वैल्यूज मिलते थे। तो अब ये जो सैंपल है जहां पे कोई भी ग्रिड पैटर्न नहीं है, कोई भी एक्स एंड वाई के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन नहीं किए फिलहाल के लिए। जो भी बनाया वो सिस्टम मैंने बनाया, लेकिन यहाँ पे एक्स एंड वाई के एग्जैक्ट वैल्यूज तो मेंशन नहीं है। तो जब तक एक्स एंड वाई के एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं मिल जाते सारे पल्स या सारे जो हम लोग के सैंपल्स के लिए, तब तक उसको हम लोग एग्जैक्ट डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले सैम्पलिंग अप्लाई किया। तो ऐसा कोई पीएम आपके पास ये पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाला ऐसा कोई सिग्नल मिला, फिर उसके ऊपर हम लोगों ने क्वांटाइजेशन किया, मतलब एक्स एंड वाई के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने अप्लाई करने का ट्राई किया, सो दैट हर एक जो आपका सैंपल है उसका एग्जैक्ट एक्स एंड वाई वैल्यू मिल गया हम लोगों को, है ना। एक न्यूमेरिक वैल्यू यहां से निकालना इजी पड़ेगा। तो ये जो ग्रिड पैटर्न में आपने इसको ग्राफ पेपर पे जैसे ही आपने ये सैंपल्स ड्रॉ किए, तो एनकोडर इजीली इसमें से डिजिटल वैल्यू निकाल पाएगा, जिससे आपका डिजिटल सिग्नल बनेगा, डिजिटल डेटा बनेगा। ठीक है, अब क्लियर है सबको? डायग्राम समझा सबको? एवरीवन? Sir. यस नो? क्लियर है? जल्दी हाँ, Sir, Ronak is waiting to you to add. क्या हुआ? Sir, Ronak is waiting in the lobby. हाँ, ऐड किया मैंने उसको। ओके, अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो मैंने बताया वो समझा क्या? वो क्लियर है सबको अभी? Yes, sir. ओके, ठीक है। सो आप जो है सबसे पहले आपको क्या क्या पॉइंट्स नोट करने हैं वो देख लो। यहाँ से ये आपको पूरे दोनों पॉइंट्स नोट करने हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन के। आपको रेफरेंस बुक में बहुत डिफिकल्ट वे में दिया है, ये नोट कर लो। क्या बोला है देखो यहाँ पे ये लाइन में, इट इज बाइनरी सिस्टम वेयर प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ पल्स, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ पल्स, पल्स मतलब ये जो आपके सैंपल्स है ये पल्स हो गए,
आइदर लॉजिक 1 होगा या 0 होगा, बराबर है। और आपका रेंज क्या है, यहाँ पे हम लोग का रेंज यहाँ पे चेंज होगा, मतलब रेंज का मतलब पता है, हम लोग डिजिटल सिग्नल्स जो रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हम लोग एनालॉग सिग्नल रिप्रेजेंट करने के लिए, उसका स्पीड रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग हर्ट्ज मैकेनिज्म यूज करते हैं। तो 300 हर्ट्ज मतलब पर सेकेंड आपके 300 साइकिल्स जा रहे हैं। 3400 हर्ट्ज मतलब पर सेकेंड आपके उतने एनालॉग साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं, बराबर है। तो ये आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिया है कि उनका रेंज क्या रहेगा। स्टैंडर्ड जो हम लोग के बैंड रेंज रहेंगे तो इतना आपका रेंज रहेगा, तो इतने ये इसके हिसाब से आपके सैंपल्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने समझने के लिए 5-10 सैंपल्स ही डाले। रियल में अगर आप देखेंगे तो थाउजेंड्स ऑफ सैंपल्स आपके बनते हैं जब आपका सिस्टम उसको प्रोसेस करता है। और ये होने के बाद में फिर अगर आप देखेंगे विद पल्स कोड मॉड्यूलेशन द एनालॉग सिग्नल इज सैंपल्ड एट अ रेगुलर इंटरवल बाय सैंपलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वांटाइजेशन मेजर होगा, बराबर है, जहां पे हम लोग जिसके थ्रू हम लोग उसको ग्रिड पैटर्न में डालेंगे तो आप न्यूमेरिकल वैल्यूज वो सैंपल्स के इजीली बना सकते हैं। और इसके आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, अलॉट देम अ टेबल वैल्यू फ्रॉम अ सूटेबल स्केल। टेबल वैल्यू मतलब यहाँ पे जब आपने ग्राफ पैटर्न में इसको डाल दिया तो ये टेबल वैल्यू हम लोग को एग्जैक्टली पता चल जाएगा ना कि हाँ ये पहला पल्स जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। तो वो टेबल में वो रो एंड कॉलम पैटर्न या ग्राफ पैटर्न या ग्रिड पैटर्न में वो एग्जैक्टली कौन सा वैल्यू आ रहा है, ये टेबल वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करना इजी हो गया। और वो न्यूमेरिकल वैल्यू को जब आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो डिजिटल फॉर्मेट में, तो एनकोडर कन्वर्ट्स दिस न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू बाइनरी डेटा। सो बेसिकली ये पैटर्न अप्लाई होता है। देखो क्या हो गया, ये हम लोगों का एक एनालॉग सिग्नल है। अब एनालॉग सिग्नल हमेशा स्मूथ ही होगा ये जरूरी नहीं है, तो उसको हम लोगों ने फिर क्या किया, ये एनालॉग सिग्नल के ऊपर आपको ये वर्टिकल लाइंस दिखते रहेंगे। तो ये वर्टिकल लाइंस जो है इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया, ये क्वांटाइजेशन किया, बराबर है ना, सैंपल्स बना के क्वांटाइजेशन किया। अ सैंपल एट ट्वाइस द हाईएस्ट वॉइस फ्रीक्वेंसी, ये आपको पता है कि मतलब हम लोगों का हाईएस्ट वॉइस फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके हिसाब से, मतलब ये छोड़ दो अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो हम लोगों ने समझा था कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है, मैसेज फ्रीक्वेंसी अगर मेरा है, बराबर है, तो आपका सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो ट्वाइस होना चाहिए। पहले वाला स्लाइड में हम लोगों ने यहाँ पे समझा था, वापस बता देता हूं मैं आपको। देखो दिस पार्ट, मैसेज फ्रीक्वेंसी शुड बी ट्वाइस दी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। इसका जो अगर साइज है उससे ट्वाइस साइज किसका होना चाहिए, आपका सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का। तो अगर मेरा मैसेज फ्रीक्वेंसी अगर 10 हर्ट्ज पे आ रहा है तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मेरा शुड बी 20 हर्ट्ज और मोर। याद है ये इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था, तो वो सेम हम लोग यहाँ पे बता रहे। ओके, वो सेम चीज यहाँ पे लिखा है, थोड़ा अलग लैंग्वेज में लिखा है। देन इसको हम लोग क्वांटाइज करेंगे। क्वांटाइज का मतलब ये जो भी लेवल्स है इसका एग्जैक्ट हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू को एनकोडर फिर ये बाइनरी वे में कन्वर्ट करेगा। दिस इज एवरीथिंग अबाउट पल्स कोड मॉड्यूलेशन। अब मैं आपको अगर उसका जो रेफरेंस बुक दिया हुआ है, हम लोग जो रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी का, वो रेफरेंस बुक से अगर मैं आपको रेफर कराऊं तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा उसको थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट वे में दिया हुआ है। ओके, तो ये सैम्पलिंग अगर आप देखेंगे, सो यहाँ पे अगेन आपको सर्टन पॉइंट्स जो दिए हैं जो काफी थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं स्टार्टिंग में अगर हम लोग इसको समझते हैं, तो इसके लिए मैंने उसको और सिंपल वे में समझाने का ट्राई किया। अब अगर आप ये रेफरेंस बुक पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझेगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले ये जो साइट्स में से हम लोगों ने पॉइंट्स देखे, ये 3 पॉइंट्स नोट करना है आपको। जल्दी से ये 2 पॉइंट्स नोट करो। ड्रॉ दिस डायग्राम नाउ। आफ्टर दैट डायग्राम ये वाला पॉइंट नोट करना है और लास्ट एक डायग्राम ड्रॉ करना है, बस आज का इतना ही है। सो ये जो नीचे का डायग्राम है वो ड्रॉ करना है अभी, जल्दी से कर लो। आज मैं अभी और नया कोई टॉपिक नहीं बता रहा हूं।